लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान में अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं और इस 6 दिन के बाद छठे दिन किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान होना है। इसलिए आपको किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों के बारे में जानना जरूरी है और उसके बाद ही आपको तय करना होगा कि आपको किसे मतदान देना है। तो आज हम बात करेंगे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी के 10 महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्यों में से सबसे पहले नंबर पे यह है कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए की तरफ से टिकट जेडीयू को दिया गया है। वैसे भी भाजपा ने जेडीयू के बहुत सारे ऐसे सीट दिए हैं जहां जीतना लगभग असंभव है और किशनगंज उन्हीं असंभव सीटों में से एक है जहां न तो भाजपा का कोई एक भी विधायक है और न ही कोई जेडीयू का विधायक है, जो 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर। आजादी से लेकर आज तक किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ कांग्रेस या किसी और सेकुलर पार्टी का दबदबा बना हुआ रहा है और उसके पीछे कारण यह है कि किशनगंज में लगभग 70% आबादी या 70% वोटर मुस्लिम हैं। हालांकि भाजपा ने किशनगंज में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में घुसने का हर संभव प्रयास किया है पिछले 5 दशक में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं। अभी तक वो असफल ही रहे हैं। भाजपा किस तरह से किशनगंज को अपने राजनीतिक एक्सपेरिमेंट का लैब की तरह इस्तेमाल किया है उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल आज बात करते हैं सिर्फ मुजाहिद आलम की, जो जेडीयू से यहां से उम्मीदवार हैं। और दूसरे नंबर पर तथ्य जो है वो ये है कि मुजाहिद आलम किशनगंज के पूर्व सांसद जमीलुर रहमान के बेटे हैं। उनके पिताजी किशनगंज से 3 बार सांसद रह चुके हैं, 1971 में, 1980 में और 1984 में। ये कांग्रेस के हार्डकोर कार्यकर्ता थे। जब इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई थी और इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, तब इन्होंने उसका विरोध किया था और उस विरोध के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। जब 1989 के चुनाव में एमजे अकबर किशनगंज से चुनाव लड़ने के लिए आए तो उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया बिना कोई विद्रोह किए हुए। वैसे ये एकमात्र चुनाव किशनगंज से हारे हैं इनके पिताजी, वो था 1977 का चुनाव, जब कांग्रेस विरोध की लहर चल रही थी, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। अपने पिता और माता के नाम पर ये आज भी जमीलुर रहमान महबूबा खातून मेमोरियल ट्रस्ट कैरीपुर में चलाते हैं और इसके तहत ये लोगों की सेवा भी करते हैं। तथ्य नंबर 3, मुजाहिद आलम अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव 2010 से करते हैं, जब जेडीयू उन्हें कोच धामन विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाती है। हालांकि ये चुनाव यानी कि 2010 का विधानसभा चुनाव वो हार जाते हैं, लेकिन 2014 में जब यहां से आरजेडी के विधायक अख्तरुल इमाम आरजेडी को छोड़ करके एआईएमआईएम में चले जाते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो ये सीट खाली हो जाता है और वहां पे मध्यावधि चुनाव होता है। मध्यावधि चुनाव में चूंकि अब आरजेडी के पास कोई बड़ा लीडर नहीं बचता है, तो ये सीट आरजेडी कांग्रेस को दे देती है और कांग्रेस से जेडीयू से ये सीट जीत जाती है। जेडीयू इस सीट से इसलिए भी जीत पाती है क्योंकि 2014 में नीतीश कुमार मोदी विरोध का चेहरा बन चुके होते हैं और इसी कारण से जेडीयू के उम्मीदवार मुजाहिद आलम वो चुनाव लगभग 10,000 वोटों से जीत जाते हैं। अगला चुनाव 2015 में जेडीयू के टिकट पर आरजेडी और कांग्रेस के साथ लड़ते हैं और यही लड़ते हैं उस क्षेत्र से। तो साथ होने के कारण जेडीयू की तरफ से मुजाहिद आलम ये चुनाव लड़ते हैं और एआईएमआईएम के उम्मीदवार को हरा देते हैं और वो भी 20,000 वोटों से जीतते हैं ये। लेकिन ये जीत मुजाहिद आलम की कम और कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन की जीत अधिक थी और यही कारण है कि जब अगला बिहार विधानसभा का चुनाव होता है 2020 में, तो जेडीयू एनडीए के साथ लड़ रही होती है। पिछला चुनाव 20,000 से जो जीते थे ये अगला चुनाव यानी कि 2020 का चुनाव 36,000 वोटों से हार जाते हैं क्योंकि ये एनडीए के साथ थे, ये मोदी के साथ थे और वो भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार से हारते हैं। वो बात और है कि बाद में वो एआईएमआईएम के जो विधायक बनते हैं वो आरजेडी में चले जाते हैं अपना पलटी मार करके। इस करारी हार के बावजूद जेडीयू 2024 में लोकसभा चुनाव में टिकट जेडीयू के इसी मुजाहिद आलम को दे देती है और उसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही है कि इनसे बड़ा कोई लीडर उस क्षेत्र में जेडीयू के पास या फिर एनडीए के पास या फिर बीजेपी के पास है ही नहीं। नंबर 4,
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में न तो जेडीयू के पास कोई बड़ा लीडर है और न ही भाजपा के पास कोई बड़ा लीडर है। यही कारण है कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले 6 के 6 विधानसभा पर कांग्रेस या तो फिर आरजेडी का कब्जा है या नहीं तो फिर एआईएमआईएम का कब्जा है। यहाँ पे एक भी विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के लोकसभा क्षेत्र के अंदर नहीं है जहाँ पे भाजपा या जेडीयू का कोई एक भी विधायक हो। इन 6 में से 2 सीट पर भाजपा और जेडीयू के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए थे और ऐसे में मुजाहिद आलम को टिकट देना वाजिब सा लगता है क्योंकि वो 2 बार इसी क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। हालांकि परफॉर्मेंस में देखें तो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के ही नेता स्वीटी सिंह ज्यादा बेहतर उम्मीदवार हो सकती थी क्योंकि स्वीटी सिंह पिछला 3 विधानसभा चुनाव किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर लड़ रही है और लगातार अपनी हार का अंतर लगातार कम कर रही है। 2020 के चुनाव में तो ये मात्र 1,500 वोटों से चुनाव हारती है, जबकि मुजाहिद आलम 36,000 वोटों से चुनाव हारे थे पिछला। बीजेपी के लिए एक और विकल्प हो सकते थे, वो है विनोद कुमार, लेकिन इनका प्रभाव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा है और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में कम है। अब आ जाइए नंबर 5 पर। जेडीयू के ही अमरौर विधानसभा क्षेत्र से सवा जफर भी बेहतर उम्मीदवार हो सकती थी। सवा जफर साल 2000 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव लड़ रही है। पहले वो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ी, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ी, फिर वो समाजवादी पार्टी से लड़ी, फिर वो भाजपा से लड़ी, फिर वो 2010 में जीती भाजपा से और फिर वो 2015 में हार जाती है भाजपा से और उसके बाद फिर 2020 में ये जेडीयू में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हार जाती है। इस तरह से सवा जफर और मुजाहिद आलम दोनों हारे हुए नेता हैं, लेकिन सवा जफर के पास ज्यादा राजनीतिक एक्सपीरियंस है। सवा जफर के पास एक और कमी है, वो ये है कि वो दल बदलू है। अब तक 4 दल बदल चुकी है। वो टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय भी लड़ जाती है चुनाव और वो भी अपने पार्टी का विद्रोह करते हुए। इसलिए जेडीयू ने मुजाहिद आलम को टिकट दिया है क्योंकि उनके ऊपर इन्हें ज्यादा भरोसा है, वो कभी अपना पार्टी नहीं बदले हैं। अब आ जाइए नंबर 6 पर। भरोसे के लायक तो है मुजाहिद आलम साहब, इनके साथ इन्वेस्ट कीजिए, 5 साल में आपकी संपत्ति 5 गुना कर देंगे। इनकी संपत्ति पिछले 14 सालों में 23 गुना बढ़ी है। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग को जो इन्होंने हलफनामा दिया है उसके अनुसार इनकी कुल संपत्ति 2,45,60,407 रुपए है और 1,20,000 रुपए का मात्र कर्ज है। लेकिन 2010 के इनके चुनाव में जब इन्होंने हलफनामा दिया था तब इनकी कुल संपत्ति मात्र और मात्र 10,71,811 रुपए थी और कर्ज की संपत्ति से ज्यादा थी। कर्ज इनके ऊपर था 11,37,250 रुपए का कर्ज था। एक विधायकी ने इतना सारा कर्ज उतार भी दिया और उन्हें करोड़पति भी बना दिया। साल 2010 से 2024 के बीच 14 सालों के दौरान मुजाहिद आलम साहब की संपत्ति में लगभग 23 गुना की वृद्धि हुई है। भगवान ऐसा किस्मत, अल्लाह ऐसा किस्मत हर किसी को दे। और 7वें नंबर पे ये भी सुन लीजिए कि पूर्णिया उम्मीदवार की तरह किशनगंज उम्मीदवार भी नीतीश कुमार के विजन के ऊपर खरे उतरे हुए हैं। महिला सशक्तिकरण में भी आगे हैं ये। इनका मासिक आय इनकी पत्नी के मासिक आय से कम है, जबकि ये विधायक रह चुके हैं। 2019-20 में विधायक रहने के बावजूद इनकी वार्षिक आय मात्र 4,61,464 रुपए थी, जबकि इनकी पत्नी की वार्षिक आय 6,35,018 रुपए थी। कुल संपत्ति में भी यही हाल है। 2024 में जो इन्होंने हलफनामा दिया है चुनाव आयोग को, उसके अनुसार इनके पास कुल अचल संपत्ति है 49 लाख रुपए की और इनकी पत्नी के पास है 1,28,50,000 रुपए की। अब आ जाइए नंबर 8 पर। लेकिन इनकी संपत्ति में और आय में दोनों में झोल है। इनके 2024 के हलफनामे के अनुसार जो इन्होंने चुनाव आयोग को दिया है उसके अनुसार इनके साल 2019-20 के दौरान, एक साल के दौरान इनकी कुल आय जो थी वो थी 3,27,580 रुपए। लेकिन इन्हीं के 2020 के हलफनामे के अनुसार इनकी साल 2019-20 की ही एक साल की जो आय थी वो 4,61,468 रुपए थी। अब मुजाहिद आलम साहब या तो 2020 के हलफनामे में झूठ बोल रहे थे चुनाव आयोग को, या नहीं तो फिर 2024 के हलफनामे में झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह से इनकी पत्नी के आय में भी बहुत बड़ा झोल दिखता है। साल 2020 में जो इन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया था उसमें इन्होंने बताया था कि इनकी पत्नी का साल 2019-20 के दौरान, एक सालों के दौरान टोटल जो आय थी वो 2,65,806 रुपए थी,
जबकि 2024 में जब इन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया है तो उसमें इन्होंने बताया है कि साल 2019-20 में ही इनकी पत्नी की जो 1 साल की आय है वो 2,90,360 रुपये, यानी कि 2 लाख से बढ़ गई, जबकि साल वही है। मतलब पति पत्नी दोनों झूठ बोल चुके हैं और वो भी चुनाव आयोग को झूठ बोल चुके हैं। कोई विपक्षी दल का नेता चाहे तो इनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी कर सकता है, लेकिन हमारे काम का नहीं है ये। आप आ जाइए नंबर 9 के ऊपर। एक और झोल है इनकी संपत्ति में कि पिछले 10 सालों के दौरान इनकी औसत वार्षिक आय लगभग 3 लाख रुपए की थी। साल 2022-23 में इनकी आय मात्र 1,19,700 रुपये थी, लेकिन अगले ही साल यानी कि 2023-24 के दौरान इनकी आय जो थी 1 साल की 44,29,870 रुपये हो गई। 1 लाख से सीधे 1 साल के अंदर जंप कर गई है 44 लाख पे इनकी संपत्ति जो हो गई 1 साल की। अब मुजाहिद आलम साहब को कहीं कोई लॉटरी लगी थी या फिर कहीं अल्लाह का कोई मेहरबानी हुई थी, ये तो वही बताएंगे, लेकिन पूछना तो आपको पड़ेगा, खास करके तब जब वो आपके पास घर घर आकर के अभी वोट मांग रहे होंगे। अभी नहीं पूछेंगे तो 5 साल तक फिर वो दिखेंगे नहीं, और दिखे भी गए तो आप पूछ भी नहीं पाएंगे और वो जवाब भी नहीं देंगे। इसलिए ऐसे सवाल को और भी जानना चाहते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र के नेताओं के बारे में, अपने लोकसभा क्षेत्र में बने रहिए और न्यूज हंटर के साथ बने रहिए। एक और जाते जाते आपको इनका 10वां तथ्य भी बता देते हैं। इनके राजनीतिक जीवन का 10वां सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इनके अपराध में भी झोल है। किशनगंज जिले में थाना बहादुरगंज में वादी अफजल अहमद नाम के एक शख्स ने इनके खिलाफ एफआईआर करवाया था कि मुजाहिद आलम साहब ने 18 अक्टूबर 2022 को उनसे 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, गाली गलौज भी किया, मारपीट भी किया और धमकी भी दिया था। इसके एवज में मुजाहिद आलम साहब के ऊपर थाना के अंदर धारा 341, 323, 342, 379, 385, 504, 506, 120 के तहत एफआईआर किया गया है। इनका एफआईआर नंबर भी आपको हम बता देते हैं 352/2022। आप भी पता कर लीजिएगा कि ये सच है या झूठ है। अगर झूठ है तो हमें मत देखिए, और अगर सच है तो बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।